बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ट्रायंगल के हवाले से डिस्कस करेंगे और जो कुछ भी आप यहाँ पर सीखेंगे वो आपके तमाम थ्योरम्स में काम में आएगा। ये वीडियो पूरी तरह से समझने के लिए आपको पिछली 2 वीडियोस देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी मैं यहाँ पे बात करूँगा वो इस बुनियाद पर करूँगा कि आपने पिछली 2 वीडियोस देखी हुई हैं। अगर वो आपने देखी हैं तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो चलिए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के हवाले से। सबसे पहले मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल में ये 3 वर्टिसीज हैं। वर्टिसीज आपके जहन में फ़ौरन आ गया होगा अगर आपने एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट यानी पिछली वीडियो देखी है कि वर्टिसीज तो एंगल के हम कहते हैं, बिल्कुल 3 एंगल ही बनेंगे यहाँ पर। तो ट्रायंगल में ये 3 वर्टिसीज हैं ए बी सी। तो सबसे पहले मैं नाम देना चाहता हूँ ट्रायंगल को, तो इन वर्टिसीज के नामों का ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया था ना कि पॉइंट्स के नामों की बुनियाद पर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम देंगे। सो ट्रायंगल को नाम देने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल का छोटा सा सिंबल बनाएंगे और इन तीनों वर्टिसीज को किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। इसको आप ट्रायंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ट्रायंगल का सिंबल बनाए, ट्रायंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। किसी भी तरह से इन तीनों वर्टिसीज को आप नाम लिख सकते हैं, ए सी बी भी कह सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना दें। सो ये इस ट्रायंगल के नाम को रिप्रेजेंट करेगा। अब कौन सा नाम सबसे बेहतर रहेगा? हम कोशिश ये करते हैं बेटा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम दें। जैसे ए पहले है, बी बाद में है, सी उसके बाद है। तो ये नाम देना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पॉइंट को भी हमने खुद ही नाम दिए होते हैं, तो हम पॉइंट्स को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम दे रहे होते हैं, ए बी सी। तो इसी बुनियाद पर आप ट्रायंगल को भी नाम देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये नाम भी दे सकते हैं, ये नाम भी दे सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे मुख्तलिफ नाम निकल के आएंगे। जब आप कॉरस्पॉन्डेंस वाली वीडियो में आएंगे तो मुख्तलिफ नाम भी आप इस्तेमाल करेंगे, बट जो सबसे बेसिक नाम देंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देंगे। अब ये तो बात हो गई कि ट्रायंगल को नाम किस तरह से देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रायंगल में आखिर मेजरमेंट के हवाले से, पैमाइश के हवाले से क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पॉइंट ए से बी तक के दरमियान आप देखें कि एक सेगमेंट बना हुआ है। इसी तरह से बी से सी तक के दरमियान एक सेगमेंट है, इसी तरह सी और ए के दरमियान एक सेगमेंट है, यानी 3 सेगमेंट्स हैं। इनको ट्रायंगल में हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल की साइड्स, ठीक है। जैसे आपका कमरा होता है, चारों तरफ दीवारें होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये कमरे की साइड्स हैं। जो दीवारें हैं वो साइड्स हैं। तो क्लोज्ड कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई बंद ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ट्रायंगल बंद है, अगर इसके अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि कहीं से ये ओपन नहीं है। तो क्लोज ऑब्जेक्ट के सेगमेंट्स को हम कहते हैं साइड्स। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, यानी असल में वो है तो सेगमेंट ही। और आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था जब भी सेगमेंट का जिक्र आएगा तो आपने जहन में रखना है कि हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, लेंथ। यानी अब हम लेंथ का जिक्र करने लगे हैं, लंबाई को मेजर करने लगे हैं। तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, इन तीनों की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। साइड ए बी सी और सी ए की लंबाई मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये लंबाई आपको नज़र आ रही है। आप ट्रायंगल चेंज कर देंगे, किसी भी शेप में ट्रायंगल हो सकता है, तो ये साइड्स की जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ट्रायंगल किसी भी शेप में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सो ये लेंथ उसी एतबार से चेंज हो जाएगी। अब 3 साइड्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें ट्रायंगल में मौजूद होती हैं? 3 एंगल भी मौजूद होते हैं। किस तरह से 3 एंगल मौजूद होते हैं? देखें, सबसे पहले आप साइड ए बी और साइड ए सी को देखें, ठीक है। ये 2 साइड्स हैं, इनके दरमियान कुछ ना कुछ दूरी मौजूद है, तो इसके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स ए की बुनियाद पर मैं इसको एंगल ए का नाम दे दूंगा। बट मैंने पिछली वीडियो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट में बताया था आपको कि आपके पास सिचुएशन में तो सेगमेंट बने हुए आएंगे, बट आपने सोचना क्या है एंगल बनाते हुए? रेज सोचनी है। यानी ये दोनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, एंगल बनाते हुए आपने रेज सोचनी है, क्योंकि जितनी दूरी है साइड ए बी और सी ए के दरमियान, वो सेगमेंट की लंबाई बढ़ाने या कम करने से ये जो इन दोनों के दरमियान की दूरी है वो कम ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपने जो जहन में सोचना है कि यहाँ पर 2 रेज हैं एंगल बनाने के लिए, ये मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। सो ए बी और सी ए से 2 रेज सोचनी है, तो वर्टेक्स ए पर एंगल ए बन गया। यहाँ पर मैंने उसको नाम दे दिया है। एंगल को नाम देने का तरीक़ेकार भी मैं आपको सिखा चुका हुआ हूँ। इसी तरह 2 रेज यहाँ पर आप सोचेंगे ए बी और बी सी साइड पर, एंगल बी बन जाएगा। इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी है, साइड बी सी और सी ए पर 2 रेज आप सोचेंगे तो एंगल सी बन जाएगा। तो टोटल 3 एंगल हैं यहाँ इस ट्राइंगल में ए बी सी। इसी बुनियाद पर हमने इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया हुआ है ट्रायंगल। ट्राई का मतलब होता है 3,
एंगल का मतलब एंगल जो हम पढ़ रहे हैं। तो 3 एंगल वाला ऑब्जेक्ट, 3 साइड से 3 एंगल वाला ऑब्जेक्ट है ये, इसी बुनियाद पे इसको नाम दिया हुआ है ट्रायंगल। जिस तरह हम लंबाई को मेजर करते हैं, इसी तरह एंगल के भी कुछ ना कुछ नंबर होता है। मैं आपको पिछली वीडियो में ये भी क्लियर कर चुका हूँ कि ये नंबर किस तरह से हमने दिए हैं। तो यहाँ ये तीनों एंगल्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो ट्रायंगल में कितनी चीज़ें मेजरमेंट से मुतालिक हैं? तीनों साइड्स की लंबाइयाँ और ये तीनों एंगल, ये मेजरमेंट के हवाले से हैं, जो पैमाइश के हवाले से हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि ट्रायंगल के अंदर कितनी जगह मौजूद है, इसको हम कहते हैं एरिया। एरिया हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 आपका एरिया से ही मुतालिक है, वहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हमारा ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है। सो हमने जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है ट्राइंगल में, टोटल 6 चीज़ें होती हैं, जिसमें 3 साइड्स की लंबाइयाँ और 3 एंगल। तो ये टोटल 6 चीज़ें किसी भी एक ट्राइंगल में मेजरमेंट के हवाले से होती हैं। तो होप कि आपको ये सिंपल सी सादा सी डिस्कशन समझ आ गई होगी ट्राइंगल के हवाले से। अब मैं अगले स्टेप में एंगल की बुनियाद पर ट्रायंगल को अलग अलग नाम देना चाहता हूँ। अब अगर आप गौर करें, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, तीनों एंगल होने चाहिए 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, तो एक्यूट ट्रायंगल, क्योंकि देखिए 90 डिग्री से छोटे एंगल को हमने नाम दिया था एक्यूट एंगल, तो उसी बुनियाद पर हमने नाम दे दिया एक्यूट ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, देखें यहाँ पर जैसे एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल बी, तो 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसी बुनियाद पर हम इसका नाम बना देंगे राइट ट्रायंगल। तो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए किसी भी ट्रायंगल में, तो उसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। अब मैंने यहाँ पर तीनों एंगल का जिक्र नहीं किया, देखें एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल का जिक्र किया था। उसकी वजह यह है कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। यह आपका एक थ्योरम है जिसमें आप पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का प्लस यानी सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो इस बुनियाद पे मैं आपको नतीजा निकालूंगा वहाँ कोरोलरी में कि किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल बी भी 90 डिग्री और एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाए। सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल पे आपका थ्योरम मौजूद है चैप्टर 9 का थ्योरम 4, तो वहाँ हम ये सिचुएशन देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो यहाँ एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो 90 डिग्री से बड़े एंगल को हम क्या कहते थे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसी बुनियाद पे हम इसका नाम दे देंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, तो जब ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये वही रिजल्ट आपका एंगल सम थ्योरम से ही हम निकालेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी में ये रिजल्ट भी हम निकालेंगे। तो एंगल की बुनियाद पर मैंने नाम दे दिए। अगर तमाम एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल कहलाएगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ हमने एक एक एंगल का जिक्र किया है, क्योंकि अगर आप राइट ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में देखें, जैसे यहाँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें बाकी दो तो एक्यूट एंगल है ना, लेकिन सिर्फ एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसी बुनियाद पर हम इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। तो एक्यूट ट्रायंगल नाम देने के लिए तीनों एंगल का एक्यूट होना जरूरी है, 90 डिग्री से कम होना जरूरी है। सो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि एंगल की बुनियाद पर हमने ये 3 डिफरेंट नाम दिए हुए हैं ट्रायंगल्स को। अब हम साइड्स की लंबाई की बुनियाद पर ट्रायंगल को नाम देना चाहते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स की लंबाई बराबर है, कोई सी भी दो साइड्स की लंबाई बराबर हो सकती है, मैंने दो दो टिक मार्क लगा दिए हैं यहाँ पर कि साइड ए बी की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई साइड ए सी की है। कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं, या आप नंबर देख सकते हैं 10.09 10.09। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स की लंबाई बराबर होती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें दो साइड्स की लंबाई बराबर होनी चाहिए, तो ऐसा ट्रायंगल कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब वो लंबाई कुछ भी हो सकती है, देखें अब यहाँ पर लंबाई कम हो गई है 8.79 8.79, बट है बराबर। ठीक है,
अच्छा, ये आपका एक थ्योरम भी है, चैप्टर 9 का थ्योरम 2, वहाँ पे आप प्रूव करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। वो तो आपने वहाँ प्रूव करना है, बट यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स की लंबाई बराबर होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी ए सी का अपोजिट एंगल बी है, ये अभी मैं नेक्स्ट में आपको बताने लगा अपोजिट एंगल क्या होता है। इसी तरह ए सी का ऑपोजिट एंगल सी है, तो देखें एंगल बी और एंगल सी हमेशा बराबर रहेंगे। अब आप एंगल पे जरा गौर करें, ध्यान दें, ये हमेशा बराबर रहेंगे। तो साइड्स की लंबाइयां अगर बराबर हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर रहेंगे। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये भी हमारा एक थ्योरम है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हों उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसो का मतलब होता है इक्वल, बराबर होना। सेलेस का मतलब होता है लेग्स, यानी कि टांगे। तो बराबर टांगों वाला, बट यहाँ पे हम दो टांगे बराबर लेंगे, दो लेग्स बराबर लेंगे ट्राइंगल की। अगर कोई सी भी दो साइड्स बराबर होती हैं लंबाई के एतबार से तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही बराबर हों लंबाई के एतबार से तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप गौर कर सकते हैं। ये 10.52, ये 10.52, ये 10.52, ठीक है। आप ट्राइंगल अगर मैं चेंज कर दूंगा तो तब भी ये लंबाइयाँ तीनों आपस में बराबर ही रहेंगी। 999 हो गई, ठीक है। जो भी लंबाई होगी तीनों लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। इक्वी का मतलब भी इक्वल ही होता है, जैसे आइसो का मतलब इक्वल था, सेलेस का मतलब लेग था, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो इक्वल साइड्स वाला, इसमें तीनों साइड्स हम इक्वल लेते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होंगी लंबाई के एतबार से उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपके चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेज में मौजूद है। इक्विलेटरल ट्राइंगल चैप्टर 9 की कुछ एक्सरसाइज के सवाल हैं, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिक्र आएगा। सो एक चीज़ मैं बस आपको यहाँ पे गौर करवाना चाहता हूँ, और ये रिजल्ट हमने पिछले आइसोसेलेस ट्राइंगल से ही निकाला है कि देखिए अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ये दो एंगल भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखें 60 डिग्री आ गए हैं। इसी तरह से इन दो साइड्स को देखें तो ये दो साइड्स भी बराबर हैं, क्योंकि तीनों साइड्स तो बराबर हैं। हम दो दो करके देख रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एतबार से सोच रहे हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होना चाहिए, ये दोनों भी 60 है। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि तीनों को बराबर रहना है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपका थ्योरम है, एंगल सम थ्योरम, ये मैं प्रूव करवाऊंगा। तो ये तीनों एंगल जब बराबर हो सकते हैं जब मैं इनको 60 60 60 करूंगा, किसी और नंबर पे बराबर नहीं हो सकते। तो बताने का मकसद ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जिसमें तीनों साइड्स की लंबाइयां बराबर होती हैं उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री के अलावा नहीं हो सकते। ये बात हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब अगर तीनों साइड्स की लंबाइयां ही अलग अलग हों किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, देखें ये अलग लंबाई, ये अलग लंबाई, ये अलग लंबाई, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन का मतलब होता है अनइक्वल, बराबर नहीं होना, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। तो होप कि आपको साइड्स की बुनियाद पर ट्राइंगल को नाम देना भी आ गया। अब नेक्स्ट मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, वो है इंक्लूड साइड्स इंक्लूड एंगल। ये आइडिया भी हमारा थ्योरम्स में इस्तेमाल होगा। इंक्लूड साइड और इंक्लूड एंगल का क्या मतलब है? देखिए मैंने साइड्स लिखा हुआ है, साइड नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि इस एंगल को देखें आप, जैसे एंगल बी को, ये एंगल बी किन दो साइड से मिलकर बना है? ये साइड ए बी और साइड बी सी से मिलकर बना है ना, इन दोनों साइड्स पर ये टच हो रहा है, ठीक है। सो ये दोनों साइड्स जिनसे एंगल मिलकर बना है, तो जिस पर मुश्तमिल है उसको हम इंग्लिश में इंक्लूड कहते हैं। तो ये दोनों इंक्लूड साइड्स हो गई और इन्हीं इंक्लूड साइड से मिलकर ये इंक्लूड एंगल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम नाम देंगे, ये एंगल ए है, एंगल ए की इंक्लूड साइड ए बी और सी ए है। तो मैंने ए बी और ए सी लिख दिया, सी ए लिखे, ए सी लिखे। मैं आपको वीडियो 1 में क्लियर कर चुका हूँ कि एक ही नाम है ये। इसी तरह से एंगल बी का मैंने बता दिया, इंक्लूड साइड ए बी और बी सी है, इंक्लूड एंगल बी हो गया। इसी तरह से सी ए और बी सी, ये दोनों साइड्स हैं, इनसे मिलकर ये एंगल बना है। तो ये दोनों साइड सी बी और सी ए इंक्लूड साइड इंक्लूड एंगल। सो ये हो गया इंक्लूड साइड इंक्लूड एंगल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट साइड अपोजिट एंगल हमने किस तरह से नाम दिया हुआ है। देखें ये अगर एंगल बी आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट ये साइड मौजूद है। ये दोनों तो इंक्लूड साइड्स है ना, इसके अलावा जो तीसरी साइड होगी वो अपोजिट साइड कहलाएगी। तो एंगल बी की अपोजिट साइड
CA है। इसी तरह एंगल A की अपोजिट साइड BC है, इसी तरह से एंगल C की अपोजिट साइड AB है। तो यहाँ मैंने ये तीनों बातें लिख दी हैं। होप कि आपको अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड समझ आ गया होगा। अब चैप्टर 12 में आपका एक थ्योरम है, उसी के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो थ्योरम आखिर है क्या। देखिए स्केलिन ट्राइंगल है ना, स्केलिन ट्राइंगल तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है लंबाई के एतबार से। तो तीनों में से आप देखें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये एंगल सबसे बड़ा है। तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, अभी आपने अपोजिट साइड पढ़ा, जो अपोजिट साइड होगी वो भी सबसे बड़ी ही होगी बाकी दो साइड्स के मुकाबले में। तो आप गौर कर लें कि सबसे बड़े एंगल की अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे एंगल की अपोजिट साइड भी सबसे छोटी होती है। ये एंगल सबसे छोटा है, ये तो देखें 58 है ना, उससे भी छोटा 43 आ गया। सो इसकी अपोजिट साइड ट्राइंगल में सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो देख लें तीनों साइड्स को, ये अपोजिट साइड ए भी सबसे छोटी है 7.84, ये 9 में है, ये 11 में है। तो ये आप थ्योरम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। आपका पहला थ्योरम और दूसरा थ्योरम है चैप्टर 12 का, वहाँ पे आप प्रूव करेंगे कि अगर अपोजिट एंगल बड़ा है तो अपोजिट साइड बड़ी होगी। फिर आप कन्वर्स पढ़ेंगे कि अगर अपोजिट साइड बड़ी है किसी भी ट्राइंगल में तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। तो आप देखें ना कि ये चीज़ें तमाम की तमाम आपके थ्योरम्स में काम आने वाली हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसको हम राइट ट्राइंगल पर भी देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, एक्यूट होंगे लाजमी। सो जो 90 डिग्री से अपोजिट साइड होगी, अगर ये सबसे बड़ा एंगल है किसी भी ट्राइंगल में, तो इसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी ही होगी। यानी ये जो साइड AC है वो सबसे बड़ी लंबाई होगी बाकी की दो साइड्स के मुकाबले में। ठीक है, ये जो सबसे बड़ी साइड है इसको हम नाम देते हैं राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे HYP। अब इसके बाद बाकी दो साइड्स को नाम देने के लिए अगर आप एंगल A और एंगल C रहते हैं ना, इनमें से कोई भी एक एंगल डिसाइड कर लें, तो ये जो साइड है जो 90 डिग्री और जो आपने डिसाइड किया है एंगल, उसके एतबार से उस साइड को नाम देंगे बेस या एडजेसेंट। शॉर्ट में इसको बेस ही लिखेंगे, आमतौर पर हम बेस कहते हैं, और बाकी जो तीसरी साइड बचती है उसको हम परपेंडिकुलर या अपोजिट कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको परप लिखेंगे, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर आप एंगल C के बजाय एंगल A डिसाइड करते हैं तो फिर ये जो साइड परपेंडिकुलर थी अब इसको बेस कहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री और डिसाइड वाला एंगल इस साइड पर मौजूद है, तो ये बेस हो जाएगी और अपोजिट साइड ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ नाम है, खास नाम, जो आपके चैप्टर 9 के थ्योरम 4 में इस्तेमाल होंगे, जो आप राइट ट्राइंगल के हवाले से पढ़ेंगे। एक और चीज़ आपके थ्योरम में काम आएगी, फाइनली वो भी हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ है वो, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। देखें ये तो ट्राइंगल के अंदर बने हुए हैं ना तीनों एंगल ABC, तो इसको तो हमने सिंपली कह दिया इंटीरियर एंगल। अगर कोई एक्सटीरियर एंगल का जिक्र नहीं हो रहा होता तो हम सिंपल ट्राइंगल के एंगल ही इसको कह रहे होते, हमें लफ्ज़ इंटीरियर लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब एक्सटीरियर एंगल बनाने की बात आएगी, एक्सटीरियर मतलब बैरूनी एंगल बनाने की बात आएगी, तो फिर हम इन तीनों एंगल को इंटीरियर लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे कि ये तीनों ट्राइंगल के अंदरूनी एंगल हैं, अंदर मौजूद हैं। अब एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं ये आप ज़रा समझ लें। देखें ये तो ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है ना इंटीरियर, तो आपके जहन में बात आ सकती है कि इसे हम एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं कहते थे, ट्राइंगल के बाहर है। तो आपको पिछली वीडियो याद होगी, एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट में मैंने बताया था कि ये दोनों एंगल ही बराबर होते हैं। नंबर्स के एतबार से तो बराबर नहीं होते, बट ये दोनों एंगल ऑटोमेटिक बन के सामने आ जाते हैं, इससे हमें कोई नई मालूमात नहीं है। सो जो 43 एंगल है, बाकी जो 360 माइनस 43 डिग्री होगा वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, वो इतना एंगल होगा, तो कोई नई मालूमात नहीं है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल नहीं कहेंगे। हम 43 डिग्री से ही बाहर वाला एंगल निकाल लेंगे कि कितना नंबर है इसका। सो इसे हम एक्सटीरियर एंगल नहीं कहेंगे। किसी भी ट्राइंगल में या पॉलीगॉन में हम एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर दो साइड्स मौजूद है ना, अगर वर्टेक्स C पे मैं देख रहा हूँ, दो में से आप कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो मैं यहाँ पे साइड एक्सटेंड कर दी पॉइंट C से BC साइड मैंने एक्सटेंड की है, तो ये साइड मैंने एक्सटेंड की है, जो दूसरी साइड रह जाती है एक्सटेंडेड साइड और दूसरी पॉलीगॉन की साइड से बनने वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर मैं इधर पॉइंट E का नाम दे देता हूँ तो ये एंगल बनेगा ACE। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं साइड CA को पॉइंट C से एक्सटेंड करता हूँ, तो अब जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, दूसरी साइड BC रहती थी, तो इस साइड से और एक्सटेंडेड साइड से बनने वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा।
अगर इधर मैं पॉइंट F का नाम दे देता हूँ तो ये एंगल बनेगा BCF, तो यहाँ मैं लिखूंगा BCF। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो वर्टेक्स C पे ये दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। इसके अलावा अगर साइड CA को मैं वर्टेक्स A से एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। आप कोई भी पॉइंट को यहाँ पर नाम दे दें, G नाम दे दें, तो ये एंगल बनेगा BAG। इसी तरह अगर मैं साइड AB को वर्टेक्स A से एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये ट्राइंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल हैं। और पहली वीडियो में मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बता चुका हूँ किसे कहते हैं, और ये हमारा थ्योरम हमने प्रूव भी करना है, इसको इस्तेमाल भी करना है अपने चैप्टर्स के अंदर। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। सो होप कि आपको एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं, ये भी हमने थ्योरम में इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैंने आपको ट्राइंगल की डिस्कशन में ये सारी बातें समझा दी हैं, ताकि जब हम थ्योरम पे पहुंचे तो हमें कम से कम बात करनी पड़े और हमें पिछली सारी मालूमात हमें पता हो, उसकी बुनियाद पर हम आगे वक्त बचाते हुए थ्योरम को प्रूव कर सकें। तो ये कुछ वीडियोस हैं आपकी जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जो बुनियादी वीडियोस हैं, क्योंकि थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कम से कम 3 लेक्चर्स होते हैं, 3 क्लासेस होती हैं जिसमें आपको थ्योरम की बेसिक समझानी पड़ती है। उसके बाद हम थ्योरम पे आते हैं और 1 से 2 चैप्टर समझने के बाद आप थ्योरम में फ्लुएंट हो जाते हैं, आपको बहुत आसानी से फिर थ्योरम समझने आने लग जाते हैं। तो होप कि आपको ट्राइंगल के हवाले से ये सारी बातें आसान आसान सी समझ में आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको उसी हिसाब से आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।